जय हिंद। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 के बारे में जानकारी दी थी और आज हम ह्यूमन ब्लड पार्ट 2 के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? ह्यूमन ब्लड पार्ट 2 के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए WBC, अगले वीडियो में हमारा जो ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 था उसमें हमने RBC के बारे में मतलब लाल रक्त कोशिका के बारे में जानकारी दे दी थी और आज हम WBC मतलब सफेद रक्त कणिका के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? सफेद रक्त कणिका के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे हम सफेद रक्त कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद रक्त कोशिका भी कहते हैं और इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा WBC है ये सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये सफेद रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जो हमारा RBC है यह लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें HB पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन जो हमारा WBC मतलब सफेद रक्त कोशिका है इसमें हमारा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए यह सफेद रंग का होता है। किस रंग का? सफेद रंग का होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जो हमारा सफेद रक्त कणिका है इसका आकार निश्चित नहीं होता है और ये जो होता है ये छोट बड़ा होता है। क्या होता है? यह छोट बड़ा होता है। लेकिन जो हमारा RBC है इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है और WBC का आकार निश्चित नहीं होता है, यह छोट बड़ा होता है। अब देखिए जो हमारा WBC है इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारे WBC में केंद्रक पाया जाता है जिससे हमारे RNA DNA की जांच हो सकती है। किसकी जांच हो सकती है? RNA और DNA की जांच हो सकती है। लेकिन जो हमारा RBC है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हमारे RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए हमारे RBC में RNA और DNA की जांच नहीं हो सकती और RNA DNA की जांच जो है यह हमारे लार ग्रंथि से हो सकती है, हमारे बाल से, हमारे नाखून से हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन सब में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा WBC है यह रोगों से रक्षा करती है। क्या करती है? यह रोगों से लड़ने हमारी रक्षा करती है। और किस प्रकार करती है? इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। WBC के प्रकार यह 6 प्रकार के होते हैं। जो हमारा WBC है यह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। अब देखिए जो हमारा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है ये तीनों ही ल्यूकोसाइट हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है ये हमारे शरीर में जैसे कि जब हम मच्छर, खटमल, कीट आदि जो कीट पतंगे हैं जो हमको काटती हैं तो इनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती तो है। लेकिन जो ये हमारा WBC है WBC में एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है ये उन रोगों से लड़ने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हमारी बहुत ही सहायता करते हैं। और देखिए जो हमारा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल है ये तीनों ल्यूकोसाइट का कोई कार्य नहीं होता है। क्या? ये जो हमारा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल है इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता और इसके आगे चलकर हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए जो हमारा एंटीबॉडी है जब बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो उन बैक्टीरिया को देख लेता है। क्या कर लेता है? उन बैक्टीरिया को देख लेता है जिसके बाद वह उस लिम्फोसाइट को बताता है। देखिए जो हमारा एंटीबॉडी है ये बॉडीगार्ड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बॉडीगार्ड का कार्य करता है। जैसे कि जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो जो हमारा एंटीबॉडी है वो उस बैक्टीरिया को देख लेता है। क्या कर लेता है? देख लेता है। फिर वह उस लिम्फोसाइट के पास कहाँ जाता है? किसके पास? लिम्फोसाइट के पास जाता है। जो हमारा लिम्फोसाइट है ये बहुत ही कुंभकर्ण होता है। क्या होता है? ये कुंभकर्ण की तरह सोया होता है। इसका कोई कार्य तो है नहीं। ये तो जानता है कि अगर कोई बैक्टीरिया आएगा तो एंटीबॉडी तो हमेशा अलर्ट रहता है, वो देख लेगा तो हमको आकर बताएगा हमारा कार्य क्या है, मारकर सोना ही है। तो लिम्फोसाइट तो
जो हमारा एंटीबॉडी है वो लिम्फोसाइट को बताता है कि लिम्फोसाइट उठो उठो, हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हैं, जल्दी उठो। तो क्या होता है, लिम्फोसाइट फटाक से उठ जाता है। क्या होता है, फटाक से उठ जाता है तुरंत, और कहने लगता है कहाँ है, ढूंढने लगता है चारों बगल। तो जो हमारा लिम्फोसाइट है यह टी के समान होता है। क्या होता है, टी के समान होता है, जिसके बाद वो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार पीट देता है, जिसके बाद वो मर जाता है बैक्टीरिया, और फिर लिम्फोसाइट जाकर फिर कुंभकर्ण की तरह सो जाता है। क्या करता है, सो जाता है। फिर अब एंटीबॉडी सोचता है कि लिम्फोसाइट ने तो बैक्टीरिया को मार दिया, अब इसकी लाश तो पूरे ब्लड के साथ बह रही है, तो इसको खाएगा कौन, इसको बैक्टीरिया को खाएगा कौन। तो तुरंत मोनोसाइट के पास जाता है। कहाँ जाता है, मोनोसाइट के पास जाता है। तो जो मोनोसाइट है ये भी एक कुंभकर्ण की तरह ये भी सोया होता है। क्या, यह भी कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ होता है, और यह भी जानता है कि जो हमारा एंटीबॉडी है वो तो हमेशा अलर्ट रहता है, और लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, उसको मारना, ये भी जानता है। और वो जानता है कि मोनोसाइट के हमको क्या करना है, बस खाना है उस बैक्टीरिया को। तो यह सोचकर उस कुंभकर्ण की तरह वो अभी सोया रहता है। फिर जो हमारा एंटीबॉडी है ये मोनोसाइट के पास आता है और उससे कहता है कि मोनोसाइट जल्दी उठो, देखो यहाँ पे कौन मरा पड़ा हुआ है, जल्दी उठो जल्दी उठो। तो जो मोनोसाइट है ये तुरंत उठकर कहने लगता है कहाँ है, जल्दी दो, हमें भूख लगी है। तो मोनोसाइट क्या करता है, उस बैक्टीरिया को खा जाता है। क्या करता है, वो उस बैक्टीरिया को खा जाता है, जिससे कि उसका आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किसका आकार बड़ा हो जाता है, मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है। देखिए कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है कि हमारे रुधिराणु किसमें, रुधिराणु के WBC में, किसमें, WBC में किसका आकार बड़ा होता है, किसका आकार बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है रुधिराणु के WBC में सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। अब देखिएगा कौन, जो हमारा WBC है इसमें बैक्टीरिया को देखने का कार्य कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। और मारेगा कौन, बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है, हमारा लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। और उसको खाने का कार्य कौन करता है, जो बैक्टीरिया है उसको खाने का कार्य कौन करता है, हमारा मोनोसाइट करता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बता दिया, लेकिन ये जो तीनों ल्यूकोसाइड है इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। देखिए नोट में कोरोना, कैंसर आदि जो कीटाणु होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और जब वे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो एंटीबॉडी क्या कर लेता है, देख लेता है। क्या करता है, देख लेता है, और वह तुरंत लिम्फोसाइट के पास आता है। किसके पास आता है, लिम्फोसाइट के पास आता है, और लिम्फोसाइट से कहता है कि लिम्फोसाइट जल्दी उठो, देखो हमारे शरीर में कौन प्रवेश कर रहा है। तो लिम्फोसाइट तुरंत उठकर उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन वो कोरोना से लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, खुद ही मर जाता है। क्या होता है, खुद ही मर जाता है। और जब मारने वाला ही मर गया, जो लिम्फोसाइट है उसका कार्य है मारना, जो मारने वाला है हमारा लिम्फोसाइट ये मर गया तो बचाएगा कौन। तो इससे क्या होता है, जो कोरोना होते हैं ये हमारे पूरे शरीर में भर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे जो हमारे श्वास नली ये जाम हो जाती है। क्या हो जाती है, जाम हो जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हमने आपको WBC के बारे में जानकारी दे दी, और उसके आगे देखते हैं कि जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका आकार गोल तो होता है, लेकिन यह उत्तल लेंस की तरह होता है। किसकी तरह होता है, यह उत्तल लेंस की तरह होता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स, RBC इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिससे इनमें RNA DNA की जांच नहीं हो सकती है। किसकी जांच नहीं हो सकती, RNA DNA की जांच नहीं हो सकती।
ये जो प्लेटलेट्स है ये हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? प्लेटलेट्स की वजह से हमें शक्ति प्रदान होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख होती है। देखिए जो हमारा प्लेटलेट्स है इससे हमें शक्ति प्रदान होती है। क्या होती है? शक्ति प्रदान होती है। देखिए जो हमारा आरबीसी है इसके हमारे शरीर में संख्या 50 लाख होती है। क्या होती है? 50 लाख होती है। जिस मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है उसके अंदर चुस्ती और फुर्ती दोनों बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? चुस्ती फुर्ती बहुत ज्यादा होती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 होती है। क्या होती है? 10,000 होती है तो उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख होती है। उसके अंदर बहुत ही शक्ति होती है। क्या होती है? बहुत ही शक्ति प्रदान होती है। देखिए जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। क्या होता है? इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। और हमारा जो आरबीसी है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है? जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। देखिए जो हमारा आरबीसी है ये इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। किसका जीवन काल? हमारे आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। और हमारा डब्ल्यूबीसी मतलब सफेद रक्त कणिका इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। कितना होता है? इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। और जो हमारा प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। कितना होता है? 7 से 10 दिन तक होता है। फिर इसके बाद यह मर जाता है। क्या होता है? इसके बाद यह मर जाता है। देखिए अब आप सोचते होंगे जो हमारा आरबीसी है इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है फिर इसके बाद यह भी मर जाता है। हमारा डब्ल्यूबीसी इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है फिर इसके बाद यह भी मर जाता है। और प्लेटलेट इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है फिर यह भी मर जाता है। फिर ना इसका निर्माण होता कहाँ से है? यही होता है ना कि अगर हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मर गए हैं तो ब्लड आएगा कहाँ से? ब्लड आएगा कहाँ से? अरे तो जो हमारा प्लाज्मा है 60%, प्लाज्मा जो है हमारा 60%, लेकिन देखिए जो हमारा प्लाज्मा है ये तो 60% होता है ना। हमारा प्लाज्मा ये तो जिंदाबाद है। हमारा जो प्लाज्मा है तो इसकी संख्या 60% होती है हमारे ब्लड में तो ये जिंदाबाद है और इसका रंग हल्का पीले रंग का होता है। तो जो हमारा ब्लड है यह हमारे मतलब बोन मैरो जो है हमारा इसमें हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का ही निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा है वो बोन मैरो से ब्लड को उठा लेता है। क्या कर लेता है? ब्लड को उठा लेता है। इसी तरह हमारे ब्लड का चक्र चलता रहता है। क्या होता है? इसी तरह हमारे ब्लड का चक्र चलता रहता है। एक तरफ मरेगा एक तरफ बनेगा और प्लाज्मा उसे उठाएगा। क्या होगा? एक तरफ ब्लड हमारा मरेगा और दूसरी तरफ बनेगा और तीसरी तरफ हमारा प्लाज्मा उस बोन मैरो से ब्लड को उठाएगा। यही चक्र बार बार चलता रहता है। देखिए हमने आपको प्लेटलेट्स तक जानकारी दे दी और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम आपको ब्लड का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 के बारे में जानकारी दी थी और आज हम ह्यूमन ब्लड पार्ट 2 के बारे में जानकारी लेंगे मतलब ब्लड क्लॉटिंग या रक्त के थक्का के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए रक्त का थक्का बनता कैसे है मतलब जो हमारा रक्त है ये जमता कैसे है। देखिए जब हमारा हाथ कहीं जब हमारा जो बॉडी है जब हमारा कहीं कट जाता है तो खून बनने लगता है। क्या बनने लगता है? खून मतलब ब्लड निकलने लगता है। तो उसको हम कुछ टाइम ऐसे दबाए रखते हैं। क्या कहते हैं? उसको दबाए रखते हैं। फिर जब उसको हटाते हैं तो देखते हैं क्या हो जाता है? हमारा ब्लड जम जाता है। वो कैसे जमता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं और कौन जमाता है कौन उसकी सहायता करता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए विटामिन के ब्लड जमाने में बड़ा मदद करता है। जो विटामिन के है ये ब्लड को जमाने में बहुत बड़ा मदद करता है। जो विटामिन के और ये जो विटामिन के यही जो है हमारे जो प्रोथोम्बिन फाइब्रिनोजेन कैल्शियम प्लेटलेट्स आदि। देखिए जो हमारा विटामिन के है यह ब्लड को जमाने में बहुत
बड़ा मदद करता है। क्या करता है? ये ब्लड को जमाने में बहुत बड़ा मदद करता है। अब किसी बच्चे से आप पूछ देंगे कि हमें ब्लड को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो कहेगा विटामिन के ब्लड को जमाने में बहुत मदद करता है। लेकिन सिर्फ विटामिन के ही नहीं होता ब्लड जमाने में, सिर्फ हमारा जो विटामिन के है यही सिर्फ ब्लड को नहीं जमाता है, बल्कि और सभी तत्व, धातु, अन्य चीजें भी ब्लड को जमाने में सहयोग करती हैं। देखिए अब कौन कौन से हैं। देखिए ब्लड 4 स्टेप में रक्त जमता है। कितने स्टेप में रक्त जमता है हमारा? 4 स्टेप में। अब उसको देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड के जमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए ब्लड कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या? कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हमारा ब्लड जम जाता है तो उस क्रिया को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। जो हमारा ब्लड है यह 2 से 4 मिनट में ब्लड हमारा जम जाता है। हमारा ब्लड कहीं भी कटता है तो उसमें ब्लड निकलने लगता है, तो वह 2 से 4 मिनट में जम जाता है। तो उसी की क्रिया को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए स्टेप्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला स्टेप में हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट हमने अगले वीडियो में आपको बताया था ना, ह्यूमन ब्लड पार्ट के बारे में, कि थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारा पहला स्टेप है क्या हमारा? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। जब हमारा प्लेटलेट वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में मतलब जो हमारा बॉडी है यहाँ पे कहीं कट जाता है। क्या हो जाता है? कहीं पर कट जाता है तो हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो उसी के साथ हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो जो हमारा प्लेटलेट्स है जब वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में आता है, तो यह तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या हमारा जो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया होता है। अब उससे आगे देखते हैं। देखिए जब थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यह कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है और उससे कहता है कि ये कैल्शियम चलो हमारे बॉडी में कट गया है कहीं पर, चलो हम उसको जमाते हैं। क्या करते हैं? जमाते हैं। तो जो कैल्शियम है ये कहता है कि अरे हम कैसे जमाएंगे? तो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि मेरे शरीर के अंदर एक कुंभकर्ण प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ है। क्या हुआ है? कुंभकर्ण प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ है, चलो उसको जगाते हैं। क्या करते हैं? उसको जगाते हैं। तो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम उस प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन को जगाते कहते हैं ए प्रोथ्रोम्बिन उठ, जल्दी उठो, हमारे बॉडी में कहीं पर कट गया, उठो जल्दी उठो। तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है जब एक्टिव हो जाता है, मतलब उठ जाता है, तो यह तुरंत थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन को पहले से बताया गया होता है कि जब भी तुम्हें उठाया जाएगा मतलब कहीं न कहीं कटा होगा। तो थ्रोम्बिन उठने के बाद तुरंत कहता है कहाँ कटा है, हमें बताओ, जल्दी बताओ हमें कहाँ कटा है। तीसरे स्टेप में देखिए जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है जब एक्टिव मतलब उठ जाता है तो यह तुरंत थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन में बन जाता है। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं तीसरा स्टेप में जो हमारा थ्रोम्बिन है यह फाइब्रिनोजन के पास जाता है। किसके पास जाता है? फाइब्रिनोजन के पास जाता है। तो और जो हमारा थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन से कहता है कि फाइब्रिनोजन हमारे बॉडी में कहीं पर कट गया है, चलो उसको हम जमाते हैं। क्या कहते हैं? चलो उसको हम जमाते हैं। तो जो हमारा फाइब्रिनोजन है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वह फाइब्रिन बन जाता है। क्या हो जाता है? जो फाइब्रिनोजन हमारा है जब एक्टिव हो जाता है तो वह तुरंत फाइब्रिन बन जाता है। अब देखते हैं हमारा चौथा स्टेप में हमारा जो फाइब्रिन है यह जहाँ हमारा घाव, जो हमारा फाइब्रिन है इसकी संरचना जालीनुमा होती है। किसकी संरचना जालीनुमा होती है? फाइब्रिन की संरचना या आकृति जालीनुमा होती है। जब हमारा कहीं पे कटा होता है तो जो हमारा फाइब्रिन है वो उस घाव पर जाकर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? घाव पर जाकर बैठ जाता है। तो जो हमारा रुधिराणु में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो कड़ के समान होते हैं। क्या होते हैं? कड़ के समान होते हैं। तो जो हमारा फाइब्रिन है वो वहां पर जाकर बैठ जाता है। तो हमारा आरबीसी
आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइड, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइड, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइड वह कण के समान होते हैं, तो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वह जाली में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कण के समान होते हैं, इसलिए वो जाली में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। फिर क्या है, जो हमारा प्लाज्मा है वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। फिर जो क्या हो जाता है, वो जो हमारा ब्लड है वो जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है, जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहते हैं। और देखिए 2 से 4 मिनट में हमारा ब्लड जम जाता है। ये सारी क्रिया होने में विटामिन के बहुत मदद करता है। जो हमारा विटामिन के है ये बहुत मदद करता है। ये जो है ना विटामिन के, ये इन सबको चढ़ाता बढ़ाता है। क्या करता है? इन सबको चढ़ाता है कि चलो हम लोग ब्लड जमाते हैं, हम लोग ब्लड जमाते हैं। तो ये सब तो ब्लड जमाते हैं, लेकिन उनमें मॉनिटर का काम हमारा विटामिन के करता है। कौन करता है? हमारा विटामिन के करता है। यही बहुत होशियार होता है। क्या होता है? यही बहुत होशियार होता है, सबको आगे रखता है और अपने पीछे रहता है। क्या होता है? सबको आगे आगे करता है कि नहीं चलो हम लोग ब्लड जमाते हैं, ब्लड जमाते हैं, और खुद अपने पीछे रहता है। फिर आप लोग तो समझ गए होंगे कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है। चलिए हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद फिर एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेप पे क्या है हमारा? थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट जब वायु संपर्क में आ गया तो थ्रोम्बोन प्लास्टिन बन गया। और दूसरा क्या स्टेप हमारा? जब हमारा जो प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट वायु संपर्क में थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम से मित्रता कर लेता है, कैल्शियम से मित्रता कर लेता है और फिर यह कहता है कैल्शियम से कि हमारे अंदर कुंभकर्ण सोया, चलो उसको जगाते हैं। तो हम क्या हो जाता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन उठने बाद तुरंत थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन में बन जाता है। और तीसरा स्टेप क्या है हमारा? जब वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बन जाता है तो फाइब्रिनोजन के पास जाता है। किसके पास जाता है? फाइब्रिनोजन के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो हमारे बॉडी में कहीं कट गया है, उसे हम जमाते हैं, उसे हम जमाते हैं। तो जो हमारा फाइब्रिनोजन है वो तुरंत एक्टिवेट होकर फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत एक्टिव होकर फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। और जो हमारी फाइब्रिन है इसकी आकृति जालीनुमा होती है। कैसी होती है? इसकी आकृति जालीनुमा होती है। और चौथा स्टेप क्या है? जो हमारा फाइब्रिन है जहाँ हमारा घाव लगा होता है वो वहीं पर जाकर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? वहीं पर जाकर बैठ जाता है। तो जो हमारे रुधिराणु में आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट और जो हमारा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट जो है वो कण के समान होते हैं, वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो उस जाली में फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा है तरल पदार्थ वो भी नहीं निकल पाता है, जिसके बाद वह 2 से 4 मिनट में जम जाता है। उसी को हम रक्त का थक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहते हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे देखते हैं कि कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ देता है कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? जो रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? तो आपको याद रखना है रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, और प्रोटीन में हमारा प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन में हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और तत्व मतलब धातु में हमारा कैल्शियम, धातु में कैल्शियम, और विटामिन में हमारा विटामिन के जो होता है ये सब हमारे ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि इसमें ब्लड को जमाने में मदद कौन कौन करता है। अब देखिए हेमरेज, हेमरेज किसे कहते हैं? नस का फटना हेमरेज कहलाता है। किसका फटना? नस का फटना हेमरेज कहलाता है। जैसे कि कभी कभी किसी व्यक्ति का ब्रेन का नस फट जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेन का नस फट जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि अरे उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो क्या हो गया? ब्रेन का उसका नस फट जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं भी नस फट जाता है। क्या हो जाता है? कहीं भी नस फट जाता है तो उस क्रिया को हम हेमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। देखिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का जमना बहुत ही घातक होता है। क्या होता है? रक्त का जमना बहुत ही घातक होता है। और कभी कभी जो हमारा विटामिन के है ये वही काम कर देता है। क्या कर देता है? वो वही काम कर देता है। वो जैसे कि विटामिन के है ये हमारे ब्रेन की नस में जाकर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? हमारे ब्रेन की नस में जाकर बैठ जाता है। देखिए जो हमारे ब्रेन की नसें हैं ये बहुत ही पतली होती हैं। क्या होती हैं? ये बहुत ही पतली होती हैं और ब्रेन की नस में जाकर कभी कभी यह विटामिन के हमारा बैठ जाता है। तो जो हमारा हृदय है वो क्या काम करता है? वो
जो हमारा हृदय है वो ब्लड को 120 की स्पीड से पंप करता है और 80 की स्पीड से लेता है। क्या करता है हृदय, हमारा जो हृदय वो ब्लड को 120 की स्पीड से पंप करता है और 80 की स्पीड से हृदय में हमारा ब्लड आता है। तो जो हमारा ब्लड है जब 120 की स्पीड से जाता है तो बहुत स्पीड में होता है। तो हमारा विटामिन के जो होता है ब्रेन की नस में बैठा होता है, तो हमारा ब्लड स्पीड में जा रहा है 120 की स्पीड से, तो विटामिन के जो था वहां से हटता नहीं, तो क्या कहते हैं हमारा ब्रेन की नसें जो है फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ब्रेन की नसें जो हमारी फट जाती हैं, जिसे हम ब्रेन हेमरेज करते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और इसी हेमरेज में आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है, आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए हमारा एंटी क्लॉटिंग को हम हेपरिन एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपरिन एजेंट कहते हैं। देखिए जो हमारा हेपरिन एजेंट है, एंटी क्लॉटिंग हेपरिन वह चीज है जो ब्लड को हमारे शरीर में जमने नहीं देता है। हेपरिन जो है हमारा, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। और ई कुल जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम, विटामिन के, ये जो चारों हैं ये सब ब्लड को जमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा हेपरिन अकेला है, ये जो हमारा हेपरिन यह अकेला सब पर भारी पड़ जाता है। किस पर भारी पड़ जाता है, इन चारों पर अकेला भारी पड़ जाता है। इन लोग ब्लड जमाना चाहते हैं, इन लोग ब्लड जमाना चाहते हैं, लेकिन हेपरिन कहता है कि ब्लड को हम शरीर के अंदर जमने नहीं देंगे। अगर हेपरिन कहता है कि हम शरीर के अंदर ब्लड को कतई भी जमने नहीं देंगे। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो नस फटने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो जिसके कारण ये हेपरिन डंडा लेकर इन चारों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। कहता है कि आ ब्लड जमाएगा, हाँ, मार कर भगाता रहता है और सबके पीछे हमेशा भागा रहता है। कौन, हेपरिन एजेंट। ये ब्लड को जमने नहीं देता। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा, जब यह ब्लड को जमने नहीं देता तो हमारा रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब हमारा हेपरिन जो है ये ब्लड को जमने नहीं देता तो रक्त का थक्का कैसे बनता है। देखिए हेपरिन की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि जब यह वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो यह तुरंत मर जाता है। क्या हो जाता है, यह तुरंत मर जाता है। और वो चारों जो हमारा थ्रोम्बोसाइड, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम, विटामिन के जो है कहते हैं कि हम लोग धमकाया रखता था ना हमेशा कि ब्लड जमने नहीं देंगे ब्लड, तो आज इसी के लाश के ऊपर हम लोग ब्लड को जमाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, हेपरिन तो मर गया होता है तो उसी के लाश के ऊपर लोग ब्लड को जमा देते हैं। क्या करते हैं, हेपरिन के लाश के ऊपर ही ब्लड को जमा देते हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया। अब देखिए इन तीनों का निर्माण होता क्या है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, इन तीनों का निर्माण लीवर करता है। कौन करता है, यकृत, मतलब लीवर करता है। जो लीवर है यह फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, इन तीनों का बाप होता है। क्या होता है, इन तीनों का बाप होता है। जैसे देखिए तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, किसी के घर में 3 बच्चे हैं तो उनमें से 2 का चरित्र एक जैसा होता है और एक तो एकदम टेढ़ा होता है। तो उसी तरह जो हमारा फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन है, इन दोनों एक ब्लड में इन दोनों का काम है ब्लड को जमाना, इन दोनों का काम है ब्लड को जमाना। लेकिन जो हेपरिन है ये उसका उल्टा करता है। क्या करता है, विपरीत, मतलब उसका उल्टा करता है। कहता है कि ये जमने नहीं देता है। जो हमारा हेपरिन है ये ब्लड को जमने नहीं देता, और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन है ये ब्लड को जमाना चाहता है लेकिन हेपरिन जमने नहीं देता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने से पहले आपने देखा होगा जो डॉक्टर हैं वो पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन से ठोकते हैं। क्या करते हैं, ठोकने के बाद उसमें से थोड़ी दवा को भी बाहर निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें वायु न रहे। अगर उस दवा के साथ वायु भी हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, जो हमारा हेपरिन है वो वायु के संपर्क में आएगा तो तुरंत मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ये सब जो चारों हैं ये सब ब्लड को जमा देंगे। क्या करेंगे, ब्लड को जमा देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब डॉक्टर आपको नस में सुई लगाए, किसमें, नस में सुई लगाए, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सिरिंज में हवा है या नहीं है। नहीं तो अगर
डॉक्टर सुई लगा देंगे नस में, तो वायु संपर्क में आने पर हमारा हेपरिन मर जाएगा और ये चारों मिलकर ब्लड को जमा देंगे, जिससे हमारा जो हृदय है वो 120 की स्पीड से पंप करेगा और वहां पर हमारा ब्लड जम गया होता है तो ब्लड नहीं जा पाएगा, जिससे नस फट जाएगी। क्या हो जाएगी? नस फट जाएगी और जिसे हम हेमरेज कहते हैं, जिससे हेमरेज होने का डर होता है। क्या होता है? हेमरेज होने का डर होता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हीमोफोलिया। हीमोफोलिया यह एक बीमारी है। जो हीमोफोलिया है यह एक प्रकार की बीमारी है जो कटने के बाद भी खून को जमने नहीं देता है। हीमोफोलिया जो है, जब हमारा हाथ कट जाता है तो उसमें ब्लड निकलता है, लेकिन वो उस ब्लड को जमने नहीं देता है। क्यों नहीं जमने देता? क्योंकि हेपरिन इस बीमारी में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो हमारा हेपरिन है वो इस हीमोफोलिया बीमारी में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है, जिससे खून को जमाने नहीं देता है। जिससे जो हमारा हेपरिन है वो इतना एक्टिव हो जाता है ना, वो वायु संपर्क में आने पर भी वो खून को जमाने नहीं देता है, खून को जमाने नहीं देता, जिससे खून हमेशा बराबर बाहर निकलता रहता है। क्या होता है? बाहर निकलता रहता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए हमने आपको ह्यूमन ब्लड पार्ट 2 के बारे में जानकारी दे दी और इसके अगले वीडियो में हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।